The topic of this video is controlling process, which includes total 5 steps. And the first step is setting up of targets or standards. Standard means the targets or the yardsticks against which the actual performance is measured. स्टैंडर्ड्स वो टारगेट होते हैं जिनके साथ हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं. कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं. वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स जो हैं अपने माइंड में ध्यान रखने होते हैं एट द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. कि स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अचीवेबल, कि स्टैंडर्ड जो हैं वो अचीवेबल होने चाहिए. स्टैंडर्ड्स मस्ट बी सेटअप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हमें स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए. क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड आपने ऐसे सेट कर दिए जो अचीवेबल ही नहीं है, तो उन स्टैंडर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं रहेगा. प्लस अगर आपने स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा सेट कर दिए कि विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव करना ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास मैन पावर नहीं है, लेबर नहीं है, मटेरियल रिसोर्स नहीं है या फिजिकल रिसोर्स नहीं है, तो रिसोर्सेज की कमी के कारण भी वो स्टैंडर्ड जो है मीनिंगलेस हो जाएंगे. तो हमेशा जब भी आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि वो स्टैंडर्ड जो है अचीवेबल. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस. सेकेंड स्टेज पे हमें क्या करना होता है, हमें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है. यानी कि जो टारगेट या जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे उस पर जब हम वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम्स वी हैव टू इवेल्युएट आवर वर्किंग. हमें अपनी वर्किंग को इवेल्युएट करना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं, या जो हमने टारगेट लिए थे क्या हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं. मान लीजिए कि एक वर्कर को टारगेट दिया गया टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स विद इन 5 days. 5 दिन में 500 यूनिट बनाने का टारगेट दिया गया. तो इट मीन्स क्या है कि पर डे जो है 100 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग हो जानी चाहिए. लेकिन अगर मान लीजिए वर्कर जो है एक दिन में 80 यूनिट ही बना रहा है तो फर्स्ट डे ही हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा टारगेट आफ्टर 5 days कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो सेकंड स्टेज पे नॉर्मली हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. और परफॉर्मेंस को मेजर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वो टाइम पीरियड ओवर होने के बाद ही आप मेजर करें, बीच में भी आप टाइम टू टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं. उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस का अपने स्टैंडर्ड्स के साथ. तो थर्ड स्टेप है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, और यू कैन से कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड्स. हमें कंपैरिजन करना होता है कि जो हमने काम किया क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है. अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो नहीं है तो इट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, डेविएशन. और वो डेविएशन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में उसी की बात करेंगे कि जब हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग द डेविएशन फाइंड आउट. हालांकि थर्ड पॉइंट पे हमने कर लिया. उसके बाद उस डेविएशन का एनालिसिस किया जाता है. मीन्स ये पता लगाया जाता है कि वो डेविएशन एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्योंकि कुछ डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूँ कि मैंने स्टूडेंट को टारगेट दे दिया कि उसे हाफ ईयरली एग्जाम में 80% स्कोर करना है. यानी कि मैंने उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. अब PT1 में उसकी जो परफॉर्मेंस रही वो 60% रही. उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो 80% का मैंने टारगेट रखा है उसकी अचीवमेंट जो है वो 60% है, 20% का भी डेविएशन है. यानी कि वो भी PT1 में ही स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो हाफ ईयरली में वो कैसे कर पाएगा. यानी कि 20% का डेविएशन मुझे वहीं दिखाई दे रहा है. उस डेविएशन को कवर अप करने के लिए मैं क्या स्टेप लूँ. तो 20% का डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन. जब हम टारगेट से नीचे रहते हैं तो नेगेटिव डेविएशन होता है. अगर मान लो मैं टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लूँ, मान लो 80% का स्टैंडर्ड सेट किया और 85% स्टूडेंट जो है अचीव कर लेता है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन होता है. तो डेविएशंस को प्रॉपरली एनालिसिस किया जाता है कि डेविएशन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है. अगर डेविएशन माइनर है तो एक्सेप्टेबल होता है, अगर डेविएशन मेजर है तो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. तो डेविएशंस को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कुछ की एरियाज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक वर्कर को 5 days में
500 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो हमने आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट डे हमने ये देखा कि क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थी, तो फर्स्ट डे ही हमें आइडिया हो गया। तो वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल था, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप एट द एंड ऑफ द पीरियड ही उसको एग्जामिन करें या इवेल्युएशन करें, आप बीच में भी किसी की पॉइंट पर जो है इवेल्युएशन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो भी डेविएशंस होते हैं वो मैनेजमेंट की नॉलेज में लाने वैसे तो जरूरी होते हैं, लेकिन सभी डेविएशंस मैनेजमेंट की नॉलेज में नहीं लाए जाते। वही डेविएशन मैनेजमेंट की नॉलेज में लाए जाते हैं जो कि ज़्यादा मेजर डेविएशन होते हैं। माइनर डेविएशंस को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ उन्हीं डेविएशंस पे काम करती है जो मेजर डेविएशन होते हैं। मान लीजिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट का हमने टारगेट रखा 10 रुपीज़ पर यूनिट। मान लो हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने टारगेट रखा कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपीज़ आनी चाहिए। अब कॉस्ट 10 से 11 रुपीज़ आती है तो वो एक माइनर डेविएशन, यानी कि 1 रुपये की कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। हो सकता है कि हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आई हो, या रॉ मटेरियल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी पे जो हमने पेमेंट की, लेबर को हमने पेमेंट की, वो हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो, दैट्स वाई वो थोड़ा सा माइनर चेंज कॉस्ट में आ गया। लेकिन अगर मान लो हम 10 का टारगेट लेके चल रहे थे और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 15 रुपीज़ पर यूनिट आ जाती है, तो वो एक मेजर डेविएशन है जो मैनेजमेंट की नॉलेज में लाना जरूरी है, ताकि मैनेजमेंट उसके लिए करेक्टिव स्टेप ले सके कि उस डेविएशन को हम कैसे कम करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस और करेक्टिव मेजर्स, कि जो डेविएशंस हमने फाइंड आउट किए थे उनके लिए करेक्टिव स्टेप लेना, ताकि इन फ्यूचर वो डेविएशंस दोबारा से आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, दोबारा से वो सिचुएशन आपको फेस ना करनी पड़े। तो करेक्टिव एक्शन में एक तरह से उन डेविएशंस को रिमूव करने का काम किया जाता है और रीप्लानिंग की जाती है फॉर द फ्यूचर।